Assalamualaikum students. So previously we have covered all the classification of fracture. Now we will be learning about the basic sign and symptoms of fracture. सबसे पहला जो साइन आपको फ्रैक्चर के पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है दैट इज़ पेन. ठीक है, अब जो पेन होती है ना, इसके अंदर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि पेशेंट को जो पेन होगी वो एक तो ये कि जब इम्पैक्ट होगा उसके बाद पेशेंट को सडन और शार्प पेन होगी. ठीक है, इसके बाद अगर कोई भी फ्रैक्चर है उसके अंदर कंटिन्यूस पेन होगी. पेशेंट विल नॉट अलाउ यू टू मूव. पेशेंट बिल्कुल भी उस पार्ट को मूव नहीं करेगा. मूवमेंट भी पेन कोज करेगी. इसके अलावा जब भी हम लोग किसी पेशेंट जॉइंट पे यानी हिप पे हुआ या एंकल पे हुआ और पेशेंट इस टाइम पे वेट बेयरिंग करने की कोशिश कर रहा है तो वेट बेयरिंग भी जो है वो एक्सेसिवली पेन मूव करेगी. मूवमेंट के साथ पेन होगी, सडन शार्प पेन होगी जब इम्पैक्ट हुआ, और वेट बेयरिंग के साथ पेन होगी. ठीक है, अब पेन के साथ साथ हमें पता है फ्रैक्चर साइट के ऊपर जो है वो अल्टीमेटली जब फ्रैक्चर हुआ है वहाँ ब्लड वेसल्स रप्चर होंगे, एक्सीडेट बनेगा. ठीक है, वहाँ पर जो सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं सब लोग आ जाएंगे, प्रोटीग्लाइकन्स हैं, सब कुछ आ जाएगा और वो अल्टीमेटली वहाँ पर क्या कॉज कर देंगे, स्वेलिंग कॉज कर देंगे. आपको जो है वो उस एरिया को टच करने के ऊपर वहाँ पर रेडनेस मिलेगी. ठीक है, इसके अलावा आपको वहाँ पर एक्सेसिव वार्मथ देखने को मिलेगी. बहुत ज़्यादा हीट वो एरिया प्रोड्यूस करता है. हमें पता है जब स्वेलिंग होती है तो रेडनेस वार्म जो है वो वहाँ पर आती ही आती है. ठीक है, इसके अलावा ब्रूजिंग किस वजह से होगी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब हमारे पास क्लोज फ्रैक्चर होते हैं तो जब हमारी वैस्कुलर रप्चर होता है वहाँ पर बोन के इर्द गिर्द वाले जब सॉफ्ट टिश्यू इफेक्ट होते हैं वहाँ पर वेसल्स जो है वो रप्चर करती हैं. तो वैस्कुलर रप्चर की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है और आपको जो है वो स्किन के ऊपर एक ब्लूइश सा एरिया देखने को मिलता है, ग्रेइश ब्लू या रेडिश एरिया देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रूजिंग. ठीक है, इसके अलावा विजिबल डिफॉर्मिटी. बोन के अंदर जब फ्रैक्चर होता है तो हो सकता है कि बोन का कोई फ्रेगमेंट जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए. बेशक स्किन इंटैक्ट है, फ्रेगमेंट ऊपर की तरफ बल्ज आउट करेगा तो आपको स्किन के अंदर जो है ना ऊपर से सामने से देखने में एक विजिबल डिफॉर्मिटी नज़र आएगी. ठीक है, अच्छा ये हमारे पास ना फ्रैक्चर ओपन भी हो सकता है, क्लोज. अगर तो ओपन फ्रैक्चर है वो तो बिल्कुल आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये फ्रैक्चर हो गया. ठीक है, बोन बाहर आ गया. लेकिन अगर क्लोज फ्रैक्चर है तो उसको आइडेंटिफाई हम इन तरीक़ों से कर सकते हैं. आपको वहाँ पर एक विजिबल डिफॉर्मिटी नज़र आएगी. इनएबिलिटी टू बियर वेट. पेशेंट बिल्कुल भी वेट बियर नहीं कर पाएगा. जब आप उस एरिया को टच करेंगे तो पेशेंट को सीवियर पेन होंगे विच इज़ कॉल्ड एज टेंडरनेस. फिर पेशेंट जब उसको मूव करने की कोशिश करेगा तो आपको वहाँ पर एक पॉपिंग साउंड में देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज क्रैपिटस. ठीक है, ये कुछ बेसिक साइन एंड सिम्टम्स है जो हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे. अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि वहाँ पर जो है वो बोन की प्रोट्रूजन भी हो सकती है. इस तरह से हम लोग को कुछ आउटवर्ड बल्जिंग ऑफ द बोन भी देखने को मिलेगी. वो पार्ट फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएगा. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ्रैक्चर होता है तो पेन इर्द गिर्द के एरियाज़ के अंदर भी होना शुरू हो जाती है. फिर वहाँ पर नमनेस होगी. अगर वहाँ पर एक्सेसिव नर्व डैमेज हो गई है तो वहाँ पर नमनेस, टिंगलिंग के साइन एंड सिम्टम्स भी आएंगे. शॉक एक सीवियर केस के अंदर होगा, एक्सेसिव शॉक हो सकता है. अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया तो पेशेंट जो है वो शॉक के अंदर भी जा सकता है. ये हमारे पास कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स थी. ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके अंदर कौन कौन सा फ्रैक्चर होगा, किस तरह के साइन आते हैं. सबसे पहले हमारे पास रिस्ट है. रिस्ट के फ्रैक्चर यूजुअली तब होते हैं जब पेशेंट फॉल करता है आउटस्ट्रेच हैंड के ऊपर. स्वेलिंग हो सकती है, एक तो हमें पेन हो सकती है थंब के ऊपर और पेशेंट की ग्रिप जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो गई, या जो है वो बिल्कुल उसकी स्ट्रेंथ कम हो गया, बिल्कुल भी वो उसको ग्रिप नहीं कर पाएगा. ठीक है, फिर हमारे पास हिप है. हिप के अंदर जो फ्रैक्चर होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि हिप जो है वो शॉर्ट एंड पोजीशन के अंदर चली जाती है और जो है वो एक्सटर्नल रोटेट हो जाती है. वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको जो एरिया जिसमें फ्रैक्चर होता है ना वहाँ मस्कुलर स्पैज़्म बहुत ज़्यादा मिलेगा जो कि आपको रेंज गेन करने का उस पार्ट को मूव करने ही नहीं देगा. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई. उसके बाद हमारे पास आता है स्पाइन के फ्रैक्चर. जो स्पाइन के फ्रैक्चर हो सकते हैं ना इसकी वजह से क्या हो सकती है, बैक पेन हो सकती है बहुत ज़्यादा. फिर चूँकि कंप्रेशन फ्रैक्चर आता है तो आपकी जो हाइट जो है वो अपेरेंटली हम लोग को देखने में लॉस ऑफ हाइट हो सकता है. फिर हमारे पास आता है फोर क्लैविकल का जो फ्रैक्चर होता है ना. एक तो ये कि वहाँ पर आप लोग को प्रोमिनेंट बल्जिंग मिलती है फ्रैक्चर साइड के ऊपर और जो शोल्डर है वो नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाती है, क्योंकि हमें पता है कि क्लैविकल वो पार्ट है जो आपके स्टर्नम को और हमारे पास जो हमारे पेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन को कंबाइन कर रहा होता है. स्टर्नम और हमारी जो अपर एक्सट्रीमिटी है उसको कंबाइन कर रही होती है, एक वो बोन होती है. तो जब भी ये बोन का फ्रैक्चर होगा तो आपका जो शोल्डर है वो सैग कर सकता है. ठीक है, फिर हमारे पास एंकल है. एंकल का जब भी फ्रैक्चर होता है पेशेंट उसके ऊपर बिल्कुल भी वेट बियर नहीं कर पाएगा. ठीक है, और हम लोग जो है वो इमोबिलाइज करते हैं उस पार्ट को ताकि पेशेंट जो है उसकी एक्सेसिव डैमेज ना हो सके. वेट बेयरिंग जो जॉइंट्स होते हैं ना, हिप जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, इनके ऊपर फ्रैक्चर हील करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनके अंदर जो है वो जो कि एक्सेसिव वेट बेयर नहीं कर पा रहे. अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी के फ्रैक्चर हील करने में ज़्यादा टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू द अपर एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द फ्रैक्चर.